हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी। द बीपीएससी शो में आपका स्वागत है। और इस क्लास में मैं लेकर आया हूं आपके लिए ड्यूटेरिया का टेस्ट सीरीज़, जो कि अभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मात्र 15 से 16 दिन अब बच गए हैं बीपीएससी में प्री में 69th के प्रीलिम्स 2023 में। और इस 15 दिन में अब आप टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और उसे रिवीजन करें। देखिए कि आप कहाँ कम हैं, या कहाँ पर आप ठीक ठाक हैं, या फिर कहाँ पर आप ठीक ठाक एवरेज से ऊपर आप मैनेज कर पा रहे हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज़, जो कि ये एडुटेरिया ने ऑफलाइन लिया था आज से 2-3 महीने पहले, बट अभी ये मार्केट में आया हुआ है। और पूरे के पूरे 10 से 15 टेस्ट सीरीज जो है एडुटेरिया के, ये मार्केट में भी आए हुए हैं। और भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं, जैसे परफेक्शन का हुआ, दृष्टि का हुआ। तो एडुटेरिया और परफेक्शन का मैं यहाँ पर करूँगा। और लास्ट ये जो 15 दिन है, इसमें लगभग मैं ट्राई करूँगा कि 15 या फिर जो 20 कुछ मुख्य टेस्ट सीरीज हैं उसे हम लोग डिस्कस कर लें, और उसके बाद हम लोग देखें कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और किस तरह से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और यदि आपने ये अभी तक नहीं लिया हुआ है तो आप पास के शॉप से आप इसे परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 10 के 10 एडुटेरिया के टेस्ट सीरीज जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इस टेस्ट सीरीज़ को, और भी जितने मतलब कि 15-20 दिन में जो मतलब अभी हो पाएंगे तो मैं उसको डिस्कस करूँगा। और यदि ज़रूरत पड़ी तो मैं उस क्वेश्चंस के डिटेल्स को भी ज़रूर मैं आपके साथ साझा करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन को ओवरऑल देखना जरूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। और प्रीलिम्स जो बिहार देता है, कोई भी प्रीलिम्स, जब अभी कुछ दिन पहले टीचर्स के कुछ एग्जाम्स हुए थे, तो उसमें प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस इजी थे, मीडियम थे, और कुछ क्वेश्चंस बहुत हार्ड थे। तो हम लोग इजी और मीडियम को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और किसी तरह कट ऑफ पार करने का प्रयत्न करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस टेस्ट सीरीज़ को। और हम लोग एक्चुअली इसे हिंदी में देखेंगे, और क्योंकि इंग्लिश में भी मैं आपको बता दिया करूँगा जो भी इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थल बिहार में नवपाषाणकालीन स्थलों में शामिल है, मतलब जो नियोलिथिक साइट्स में शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सेनुआर है, रोहतास का, ये सही है। चिरांद है जो सारण में है। ताराडीह है, गया में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। तीनों जो है वो सही है। अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। तो देखिए, दो और साइट्स आप याद रखिएगा। एक जो है वो है मनेर, ये कहाँ पर है, ये है पटना में। और ये चौथा हो गया आपका यहाँ पर, तीसरा के बाद। और पांचवा जो है वो है आपका कुतुबपुर। ठीक है, ये है वैशाली में। तो ये पांच जो है आप नियोलिथिक साइट्स, नवपाषाणकालीन स्थल जो है उसको आप याद रखिएगा। ये पांचों याद रखना आपको ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी बुक में ये 5 दिए हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मिलान करवाना है, तो एक तरफ लेखक दिए हुए हैं, दूसरी तरफ रचनाएं दी हुई है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, मेगास्थनीज इंडिका, ये आप लोग सब जानते हैं, इसलिए ए का जो है वो 3 हो जाएगा। तो ए का 3 कौन सा है, ये है। तो ये करेक्ट डायरेक्ट ही आंसर इसका मिल गया है। और सब देख लेते हैं। हेनसांग जो है वो सीयू की आप लोग सब जानते हैं। चलिए, टॉलमी जो है वो ज्योग्राफी की रचना की है, और प्लिनी जो है वो नेचुरल हिस्ट्री का। ठीक है, तो इस तरह से आप ये 2 और याद रख सकते हैं। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हीनयान से संबंधित है। ठीक है, हीनयान से संबंधित कौन सा है। हीनयान और महायान आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे। तो स्वतंत्रिक, विज्ञानवाद, माध्यमिका, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, स्वतंत्रिक जो है वो है करेक्ट आंसर आपका इसमें। ये जो है आपका हीनयान से संबंधित है। और हीनयान से एक और संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा, तो वैभेशिका। ठीक है, वैभेशिका, ये वैभेशिका याद रखिएगा, और स्वतंत्रिका याद रखिएगा। ये 2 हीनयान से संबंधित है। और यदि मैं बात करूं आपका, तो ये देखिए माध्यमिका और विज्ञानवाद, ये जो दोनों हैं, माध्यमिका और विज्ञानवाद, ये जो दोनों हैं महायान से संबंधित है। यदि मैं आपको बात करूं तो माध्यमिका के जो फाउंडर है कौन है, तो नागार्जुना। ठीक है, और विज्ञानवाद के फाउंडर कौन है, तो मैत्रेय नाथ। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, फाउंडर इनके याद रख सकते हैं। और हीनयान से संबंधित जो जो मैंने बताया, वैभेशिका और स्वतंत्रता जो है, ये हीनयान से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसे हाईलाइट आप लोग करके रखिएगा। सही नहीं है पूछा जाता है तो आप लोग इसी में मिस कर जाते हैं, और सही है को टिक कर देते हैं। चलिए इसको देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग प्राकृतिक पूजक थे, इन्वायरमेंट को पूजा करते थे, ये बिल्कुल सही है। इन्होंने विशाल
पूजा स्थलों का निर्माण करवाया था, ये बिल्कुल गलत है। इन्होंने कभी मतलब पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद का निर्माण इन लोगों ने नहीं करवाया था। जादू टोना पर भरोसा करते थे, ये भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जो पूछ रहा है गलत है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो देखिए वैशाली, कुंडलवन, पाटलिपुत्रा। तो ये इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग सभी जानते हैं, राजगिरी। राजगिरी, ठीक है, राजगिरी है, जहाँ पर मतलब कि हम लोग प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और यदि मैं वैशाली की बात करूँ तो इस द्वितीय हुआ था बौद्ध संगति यहाँ पर। तृतीय जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा जो है वो हुआ था कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ पर है? तो ये कश्मीर में है, याद रखिएगा। ठीक है, कश्मीर में है। टोटल 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। ठीक है, टोटल जो बुद्धिस्ट समिट है वो हुए थे 4। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? यहाँ देखिए सही है, ठीक पूछा है अग्रहार के संबंध में। तो ये ब्राह्मण को दी गई भूमि थी, या ये बिल्कुल सही है। यह एक सेना प्रमुख को दी गई उपाधि थी, ये नहीं, ये गलत है। यह संतों के ठहरने का एक स्थल था, ये भी गलत है। उपरोक्त में से कौन सा एक से अधिक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह ब्राह्मणों को दी गई भूमि थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में अपृहत भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को रखा जाता था? तो देखिए गुप्त वंश में बहुत सारे जो कैटेगरी थे वो जमीनों के, भूमि के, वो बांटे गए थे। तो अपराहत जो है वो किस प्रकार के भूमि को कहा जाता था, यहाँ पूछा गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिना जोती गई जंगली भूमि को कहा जाता था। ठीक है, अनकल्टिवेटेड जो लैंड, वाइल्ड लैंड होता है उसको कहा जाता था। चलिए देख लेते हैं हम। जो भूमि खेती के लिए उपयुक्त हो उसको क्या कहते थे? तो उसको कहते थे क्षेत्र। ठीक है, इस तरह से इसको लिखते हैं, क्षेत्र। ठीक है, जो भूमि जोती नहीं जाती थी तो उसको कहते थे खिला। याद रखिएगा ये सब टर्म को, ये गुप्त काल में हुए यूज्ड हैं टर्म ये सब। ठीक है, शब्द प्रयोग में लाए जाते थे उस समय, खेतरा, खिला। अच्छा, जो जो बिना जोती गई भूमि को अपृहत कहते थे, ये तो आप लोग को मालूम है। और एक और था चारागाह। चारागाह मतलब जहाँ पशुओं लोगों को जो है वहाँ चराने के लिए ले जाया जाता था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की थी? तो किन्होंने इसमें से जो नालंदा की यात्रा की थी, बौद्ध चीनी यात्री वो लोग थे। तो ह्वेनसांग, ये भी सही है। फायान, ये भी सही है। और इत्सिंग, ये तीनों ने एक्चुअली नालंदा की यात्रा की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए आप लोग थोड़ा वर्ड्स याद रखिएगा। इत्सिंग जो थे वो आए थे 670 ईस्वी में। ठीक है, और ह्वेनसांग जो थे वो आए थे 645 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि ग्रहण की थी? सिकंदर द्वितीय की उपाधि कौन से दिल्ली शासक ने किया था? ठीक है, उपाधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ओके, अलाउद्दीन खिलजी को ही बोला जाता है सिकंदर द्वितीय। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से है? तो आप लोग को मालूम होगा कि विजयनगर में टोटल 4 राजवंश हुए थे, सुलभ, तुल्लुभ, संगम, और एक और हुआ था, बताइए। तो अराविडू, ये 4 राजवंश हुए थे। ये पूछ रहा है कि कृष्णदेव राय जो हैं थे वो कौन से राजवंश के थे? तो वो थे तुलुभ राजवंश के। ठीक है, तुलुभ राजवंश के। अच्छा चलिए मैं यदि बताऊं तो एक मिनट, ये सल्लुभ जो राजवंश के थे इनके क्या बोलते हैं, फाउंडर किन्हें माना जाता है? तो नरसिम्हा, याद रखिएगा, नरसिम्हा सुलुभ एक्चुअली नाम था इनका। और यदि मैं बात करूं अराविदा का, तो अराविदा का जो फाउंडर हैं वो थे 2 भाई। ठीक है, कौन कौन थे? तो हरिहर और बुक्का। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। और 2-3 बात मैं बता दूं आपको किसके बारे में, तो मैं आपको बता देता हूं कृष्णदेव राय के बारे में 2-3 पॉइंट। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता था। ठीक है, आंध्र भोज भी कहा जाता था। और एक और इनका नाम था अभिनव भोज। ठीक है, एक मिनट और छोटा कर लेता हूँ, इनका एक और नाम था अभिनव भोज। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। और इन्होंने लड़ाइयाँ कौन सी एक लड़ी थी? तो वॉर ऑफ गोलकोंडा की लड़ाई इन्होंने लड़ी थी।
ये 3-4 पॉइंट जो है ये आप याद रख सकते हैं। और चार राजवंश हुए हैं, सुल्लुभ, तुल्लुभ, संगम और अराविदु। तो ये आपको इतना आपको याद रखने की जरूरत है इस क्वेश्चन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कादरी सिलसिले के संस्थापक थे? कौन जो थे कादरी सिलसिले के संस्थापक थे? ठीक है, कादरी सिलसिले की बात यहाँ पे हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ठीक है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुगल काल में टोडरमल द्वारा किस वर्ष द्वारा दहसला प्रणाली की शुरुआत की गई? टोडरमल के द्वारा किस वर्ष दहसला प्रणाली की शुरुआत की गई, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो दहसला प्रणाली क्या था ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1580 में दहसला प्रणाली जो है टोडरमल के द्वारा मुगल काल में शुरू किया गया था। ठीक है, अच्छा टोडरमल के बारे में यदि बता दूं तो ये जो दहसला प्रणाली है ये अकबर के द्वारा सबसे पहले शुरू किया गया था। ठीक है, उसके बाद टोडरमल मतलब की सहायता से ये एक्चुअली शुरू हुआ। और टोडरमल का जो प्रणाली है इसको दहसला टोडरमल के द्वारा ये स्थापित किया गया। तो इसको इसको सेटलमेंट भी बोलते हैं, सेटलमेंट। ठीक है, टोडरमल सेटलमेंट। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 1580 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। मध्यकालीन भारत में रहट किससे संबंधित था? मध्यकालीन भारत में रहट किससे संबंधित था? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंचाई का साधन को कहा जाता था उस समय रहट। ठीक है, ये एक तरह के से जैसे अभी है ना कि मतलब मैकेनाइज्ड थिंग है सब कुछ, मतलब आधुनिकीकरण है, तो उस तरह से उस समय रहट हुआ करता था, एक प्रणाली हुई करती थी सिंचाई के साधन के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पानीपत के युद्ध के समय मराठों का पेशवा कौन था, ये पूछा गया। तो मराठा वगैरह की यदि बात आती है तो पानीपत का वो तीसरा युद्ध माना जाता है। ठीक है, थर्ड बैटल माना जाता है उसको। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बालाजी बाजीराव हो जाएगा। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मराठाओं का जो पेशवा थे वो बालाजी बाजीराव थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं 15वां नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ था? ठीक है, तो ये बताना है। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो बताइए, प्रथम तार लाइन जो था वो कलकत्ता से आगरा शुरू किया गया था, ये डलहौजी के समय में किया गया था, इसलिए ये करेक्ट आंसर नहीं हो जाएगा। लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी, ये भी करेक्ट आंसर नहीं हो जाएगा, ये डलहौजी के समय में किया गया था। एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पास हुआ था उस समय, तो ये भी डलहौजी के समय में हुआ था, इसलिए करेक्ट आंसर नहीं है। तो इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए एक बार देख लेता हूँ, एक मिनट गाइस, एक मिनट देख लेता हूँ कि ये कौन कौन से ईयर में हुआ था। ठीक है, तो पहला जो टेलीग्राम की शुरुआत हुई थी, पहली जो तार लाइन की शुरुआत हुई थी कलकत्ता से आगरा, ये हुई थी 1853 में। इसको याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं। दूसरा जो लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1854 में। ठीक है, और नया जो पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था ये भी हुआ था 1854 में। तो इस तरह से आप ये जो वर्ड्स हैं ये आप याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब प्रश्न। बढ़ते हैं 16वां प्रश्न की तरफ। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास की थी? तो क्या वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे? नहीं, ये गलत है। आनंद मोहन बोस थे? ये भी नहीं थे। फिरोज शाह मेहता थे? ये भी नहीं थे। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि पहला तो यार था, लेकिन नहीं, यहाँ पर देखिए बनर्जी दिया हुआ है, सुरेंद्र नाथ बॉस थे वो। ठीक है, बॉस थे, तो बनर्जी कैसे हो जाएंगे? और ये जो प्रथम सिविल सेवा जो परीक्षा पास इन्होंने किया था, तो ये इन्होंने किया था 1863 में। इतना चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत है यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17वां, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध राज्य के संस्थापक थे? स्वतंत्र अवध राज्य के संस्थापक थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सआदत खां। अवध राज्य के संस्थापक सआदत खां, इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसे। और सआदत खां को ही एक और नाम से जाना जाता था, तो इससे लिख देते हैं बुरहान उल मुल्क। ठीक है, इसे इन्हें जो है सआदत खां को बुरहान उल मुल्क के नाम से जाना जाता था। और इनका जो उस समय कैपिटल था वो था आपका फैजाबाद। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ सआदत खां के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था? ठीक है, कौन से अधिनियम के थ्रू के बाद ही मतलब अब महिलाएं वोट दे सकती थी? तो वो जो करेक्ट आंसर है वो है भारत सरकार का अधिनियम 1919। इसे कौन नाम से जाना जाता है बताइए? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म,
इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बाद ही मतलब महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। चलिए बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कहा था कि भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी का एक अनिवार्य शर्त है? भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है। तो किसने कहा था? ये एक्चुअली ये पूछ रहा है, ये जो कहा था इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ये कहा था। आप लोगों को याद रखना है, ये ज़रूरत है। इस तरह से जो है इस सेंटेंस दे दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन से सत्याग्रह में मतलब भूमिका अदा किया था? कौन कौन से सत्याग्रह में? तो क्या वो खेरा सत्याग्रह था? बिल्कुल सही है। नागपुर सत्याग्रह था, नागपुर झंडा सत्याग्रह बोलते हैं इसको, ये भी सही है। बलसाड सत्याग्रह था, ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, एक बात और कि जो वलसाड सत्याग्रह है, यदि मैं बात करूँ वलसाड सत्याग्रह, तो ये 1928 में हुआ था, ये याद रखिएगा। और जो खेरा सत्याग्रह है, इस खेरा सत्याग्रह नहीं, एक और था सत्याग्रह जो मतलब कि बारदोली की महिलाओं ने, क्या हुआ था कि इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तो ये वलसद सत्याग्रह में ही इन्हें दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, बारदोली की महिलाओं ने दिया था। बारदोली का सत्याग्रह भी उसे बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसमें बोला मैं नास्तिक क्यों हूँ, नाम लेख किसने लिखा था? तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने लिखा था। ठीक है, वो नास्तिक थे, वो भगवान पे बहुत कम विश्वास रखते थे। गांधी जी द्वारा किस वर्ष वर्धा से अपने हरिजन यात्रा आरंभ किए थे इन्होंने? वर्धा से हरिजन यात्रा इन्होंने कौन से वर्ष में आरंभ किया था? तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1933। ठीक है, वो 1933 में इन्होंने शुरू किया था और लगभग 20,000 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने की थी और पूरे देश भ्रमण किया था इन्होंने। ठीक है, और वर्धा से शुरू किया था इन्होंने हरिजन यात्रा। उसके बाद देखते हैं फ्लाउड आयोग। ठीक है, फ्लाउड आयोग किससे संबंधित है? तो ये पूछा जा रहा है। तो क्या मतलब देसी राज्य से संबंधित है? नहीं, भू राजस्व से संबंधित है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली बंगाल में जो रेवेन्यू होता था, लैंड रेवेन्यू, तो उसको कहा जाता था फ्लाउड आयोग। ठीक है, बंगाल में। तो इसको हाँ, इसी के कारण से क्या हुआ था कि तेभागा आंदोलन भी हुआ था। इसको याद रखिएगा, तेभागा आंदोलन। ठीक है, तो तेभागा आंदोलन भी हुआ था बंगाल में, इसी के कारण से, मतलब वो लैंड रेवेन्यू वगैरह ले रहे थे, तो उस कारण से तेभागा आंदोलन हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? ये आप 5 स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, 5 स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न को। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मद्रास, 1908 में। ये जो था आपका, ये था आपका 23वां सेशन। ठीक है, ये कांग्रेस का 23वां सेशन था, इसको याद रखिएगा आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लॉर्ड होल्डर्स सोसाइटी और लैंड होल्डर्स सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ था? लैंड होल्डर्स सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये मतलब कि बहुत ही प्रचलित प्रश्न है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1838। ठीक है, ये यदि मैं बात करूं तो लैंड होल्डर्स जो सोसाइटी था, इसको गठित किनके अध्यक्षता में हुआ था? जो सबसे प्रमुख थे, तो ये इनका नाम था द्वारका नाथ टैगोर, याद रखिएगा ये वाला। ठीक है, कलकत्ता में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो 26 तो गया। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पूछा है नहीं है। तो देखते हैं। तो दलित का जो प्रतिनिधि कर रहे थे वो भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे, ये तो बिल्कुल सही है भाई। व्यापारी जो है वो, चलो मैं ये सही को यहाँ नहीं लिखता हूँ क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, व्यापारी जो थे, व्यापारी का होमी मोदी कर रहे थे, ये भी सही है। और सिख का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो सरदार संपूर्ण सिंह कर रहे थे, ये भी सही है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें गलत पूछा है और ये बिल्कुल आप सही है। मतलब इस तरह से जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो अहमदिया आंदोलन के संस्थापक हैं मिर्जा गुलाम अहमद। आप लोग इससे मतलब कि अहमद से अहमदिया थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। ये कब स्थापना हुआ था इस आंदोलन का? शुरुआत कब हुआ था? तो 1889 में। ठीक है, इस वर्ष को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्रंथ का
अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम्स जॉन्स ने किया था। तो इसका जो करेक्ट सर विलियम्स जॉन्स के बारे में पूछा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम। आप लोग कमेंट में एक बार बताइएगा भगवत गीता का भी किसी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था, उसका नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मैं अगले सेशन में जो है उनका नाम लूँगा, और जो भी आप लोग करेक्ट बताइएगा और जल्दी बताइएगा। ठीक है, जो सबसे पहले बताएंगे। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएगा। और अभिज्ञान शकुंतलम जो ओरिजिनल था ये किन्होंने लिखा था, तो ये कालिदास ने लिखा था। ठीक है, याद रखिएगा। और जो अनुवाद हुआ था ये कौन से वर्ष में हुआ था, तो 1789। ये दो चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, 1789 और ये कालिदास। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है 29वां। अगला प्रश्न आता है 29वां। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्ला खां किस षड्यंत्र केस के तहत फांसी की सज़ा दी गई थी? इन दोनों को किस षड्यंत्र केस के तहत फांसी की सज़ा दी गई थी? तो ये था काकोड़ी षड्यंत्र केस। कौन सी ईयर में? 1925। ठीक है, 1925 में काकोड़ी षड्यंत्र केस हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान पहली बार व्यापक स्तर पर वंदे मातरम का प्रयोग किया गया था? ये पूछ रहे हैं। सबसे पहले वंदे मातरम का प्रयोग कौन से आंदोलन में किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन में। और इसका जो वर्ष है 1905 में ये आंदोलन हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन सबसे अंत में हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए डच है, डेनिस है और स्वीडिश है। देखिए इन तीनों को एक्चुअली लोग पढ़ते नहीं हैं और ये प्रश्न पूछ दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग को ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, किताब में लगभग पुर्तगीज़, इंग्लिश और फ्रांस के बारे में अधिकतर दिया हुआ रहता है, तो लोग उनके बारे में पढ़ कर जाते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। तो स्वीडिश जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे अंत में स्वीडिश से आए थे। चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग शुरू से, इसे याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। जो पुर्तगीज़ थे वो आए थे 1498 में। ये एकदम ईयर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 1498 में पुर्तगीज़ आए थे। उसके बाद आए इंग्लिश। ओके, इंग्लिश जो आए थे वो आए थे 1600 में, जो अंग्रेज आए जिनको बोलते हैं ब्रिटिश। ठीक है, उसके बाद आए हैं डच। यहाँ लिख देता हूँ मैं, डच जो आए हैं वो 1602 में आए हैं, इतना याद रखिएगा। उसके बाद आए डेनिस। ठीक है, वो जो आए थे वो 1616 में आए थे, डेनिस। ठीक है, उसके बाद आए थे फ्रांस जो आया था वो 1664 में आया था। और उसके बाद आया था ये स्वीडिश। ठीक है, स्वीडिश आए थे 1731 में। तो ये क्रम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आने का क्रम। और एक और होता है कि उन्होंने कब फैक्ट्रियाँ स्थापित की, तो वो मैं किसी और वीडियो में आप लोग को साझा करूँगा। अभी आप लोग ये याद रखिएगा, 1498, 1600, 1602, 1616, 1664 और फिर 1731। ठीक है, सबसे लास्ट में स्वीडिश आए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस उत्तरकालीन मुगल शासक ने औरंगजेब द्वारा आरोपित जजिया कर को समाप्त कर दिया था? तो किसी ने जजिया कर को लेके आया था, फिर किसी ने समाप्त कर दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ये औरंगजेब लेकर आया था और बहादुर शाह जो प्रथम था वो इसको समाप्त कर दिया था। तो आप लोग इस तरह से याद रखिएगा इसको। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नील किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ था? नील किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1859 से 60 वर्ष के दौरान हुआ था। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह था ये, इंडिगो पीजेंट का जो रिवोल्ट था। ये 1859 से 60 के बीच में हुआ था। और इसमें यदि मैं बात करूँ तो इसमें जो प्रमुख व्यक्तित्व थे जिन्होंने मतलब इसको शुरू किया था, तो ये थे, याद रखिएगा इसको, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है, ये दो पर्सनैलिटी थे जो मतलब कि इसमें आगे बढ़कर आए थे। इन्होंने ही मतलब कि ये नील किसान विद्रोह की शुरुआत की थी। और इसी विद्रोह के कारण से नील दर्पण लिखा गया था, जो कि आप लोग जानते हैं। नील दर्पण किन्होंने लिखा था? तो ये दीनबंधु मित्र ने। ठीक है, दीनबंधु मित्र ने ये नील दर्पण लिखा था। तो इतना इस प्रश्न से आप लोग याद रखिएगा, इतना इस प्रश्न से आपको डिटेल मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? ठीक है, 34 में रॉयल नेवी रेवेलियन जिसको कहते हैं, वो किस स्थान से हुआ था? तो ये बॉम्बे से हुआ था, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपका सर सैयद अहमद। नहीं, इन्होंने नहीं लिखा। थियोडर बेक ने नहीं लिखा। विलियम बेंटिक ने नहीं लिखा। तो यहाँ पर एक्चुअली दिया हुआ नहीं है नाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम हंटर। ठीक है,
और ये जो जिस समय लिखा गया था ये समय था 1870। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, इंडियन मुसलमान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 मिनट गाइज। इंडियन मुसलमान, ठीक है, और इनको लिखा था विलियम हंटर 1870 में इन्होंने। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में चुनाव आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको विचार करना है। तो देखिए, हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं, मतलब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, चुनाव आयुक्त सरकार के प्रति जवाबदेह होता है, ये देखिए बिल्कुल गलत है। सरकार के प्रति उनका जवाबदेह बिल्कुल नहीं है, वो स्वतंत्र है। ठीक है, वो कोई भी आदेश अपने हिसाब से देते हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो इलेक्शन करवाते हैं, वो खुद से लेते हैं वो, इसलिए कोई दबाव सरकार की तरफ से नहीं होता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 1। इस चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो है वो देखते हैं 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न हिंदी में निकालते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन की खोज कीजिए आप लोग। ठीक है, असत्य कथन की खोज कीजिए, ये पूछा है। तो चलिए देखते हैं। मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान हैं। देखिए, मिजोरम और नागालैंड में ये पूछा है असत्य। ठीक है, 1 मिनट गाइज, फिर से पढ़ता हूँ एक बार। मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान हैं। हाँ, बिल्कुल समान है, इसमें भी 1 सीट है और नागालैंड में भी लोकसभा की 1 सीट है। ओके, तो ये तो यहाँ पूछा है असत्य कौन है, तो ये तो गलत हो गया। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। जैसे मैं बात करूँ तो दिल्ली में जो है वो 7 सीटें हैं। ठीक है, और फिर मतलब हर जगह अलग अलग है। और चंडीगढ़ में 1 सीटें हैं, चंडीगढ़ में भी 1 सीट है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक हैं। ये जो है मतलब ये 1 मिनट गाइज, ये जो है मतलब कि ये गलत नहीं है। दूसरा वाला जो है ये सही है, क्योंकि असत्य पूछा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स हैं, ये बिल्कुल सही है। इसलिए इस प्रश्न के हिसाब से गलत है, क्योंकि असत्य पूछा है ऊपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये गलत है कि केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सीटें समान है सभी केंद्र शासित प्रदेशों में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये बात कर रहा है आर्टिकल 51A की। ठीक है, आर्टिकल 51A की बात कर रहा है ये। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। बढ़ते हैं 39वां प्रश्न की तरफ। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्चुअली परमादेश नहीं है, उत्प्रेक्षण नहीं है, अधिकार परीक्षा नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होता है एक्चुअली हेवियस कॉर्पस जिसको बोलते हैं। ठीक है, हेवियस कॉर्पस। ठीक है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेवियस कॉर्पस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मौलिक हिंदी में क्या बोलते हैं एक बार देख लेना ब्रो। ठीक है सब लोग। मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आई थिंक क्या प्रतिपक्ष भी बोलते भी हैं इसको, मतलब हेवियस कॉर्पस को। मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो संविधान में अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ाई से और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता है। आर्टिकल 17 बोल रहा है ये। ठीक है, और समानता के सिद्धांत का हनन होने पे दलित जो है आर्टिकल 15 का सहारा ले सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, बोथ 1 और 2 दोनों ही सही है। तो यहाँ पे बात की गई है अनुच्छेद 17 के बारे में और अनुच्छेद 15 के बारे में। तो इससे दोनों को याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। भारतीय संसद में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, पूछा है राज्यसभा मेंबर के बारे में। तो ये क्या होता है, तो इनडायरेक्ट होता है, ये तो सब जानते हैं। राज्य के विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, ये करेक्ट इसका आंसर है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं 8वीं अनुसूची में भाषा दिया हुआ है सब, तो नॉट रिलेटेड पूछ रहा है, नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26वां। ठीक है, 26वां जो है वो ये 8वीं सूची से संबंधित नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में। तो 21वीं सूची जो था वो लाया गया था 1967 में। ठीक है, ये इसमें क्या हुआ था कि सिंधी जो भाषा था उसको जोड़ा गया था।
ठीक है, 8वीं सूची में। 71वां जो है याद रखिएगा, इसको 1992 में लाया गया था। ओके, 1992 में लाया गया था और इसमें जोड़ा गया था आपका कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। ठीक है, नेपाली को 8वीं सूची में जोड़ा गया था। और यदि मैं बात करूं तो 92nd भी एक आया था कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि ये 2003 में आया था, याद रखिएगा, ये 2003 में आया था। इसमें जोड़ा गया था बोडो को और मैथिली को 2003 में जो आया था, और संथाली को और एक और था वो डोगरी था, डोगरी को जोड़ा गया था। इन 4 जो है भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये 21वां, 71वां और 92 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो सर्वप्रथम एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसे दिया गया है? ठीक है, सर्वप्रथम एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया है। तो ये था क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था तब ये क्रिप्स मिशन लाया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो निम्नलिखित में से कौन ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो राष्ट्रपति बनने के पूर्व उपराष्ट्रपति भी रहे हैं? तो ये एक भारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रख सकते हैं हर राष्ट्रपति के बारे में जिन्होंने मतलब उपराष्ट्रपति पद का भी पदभार संभाला था जस्ट राष्ट्रपति बनने के पहले। तो क्या वो बीबी गिरी थे? या ये बिल्कुल सही है। शंकर दयाल शर्मा थे, ये भी बिल्कुल सही है। आर वेंकटरमन थे, ये भी राष्ट्रपति ऐसे ये तीनों राष्ट्रपति ऐसे थे जो कि इसके पहले ही वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे। और आपको 2-3 नाम याद रखने हैं। तो कुल जो है अभी तक यदि मैं बताऊं तो 6 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रपति बनने के पहले वो उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, तो यहाँ तो 3 हो गए, चौथा जो है वो हम देख लेते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन याद रखिएगा एक। ठीक है, कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 5वां याद रखिएगा BD जेट्टी थे एक। ठीक है, 6ठा याद रखिएगा आप लोग, तो KR नारायणन थे। तो इस तरह से नारायणन, इस तरह से जो है टोटल 6 लोग हुए जिन्होंने मतलब कि राष्ट्रपति बनने के पहले उपराष्ट्रपति पद भी संभाला हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है 45वां। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर नहीं है, ये देखना है। तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ विदेशी भ्रमण, ये तो सही है यार। तो ये मतलब तो गलत हो गया मतलब क्वेश्चन के हिसाब से। पट्टू स्वामी बनाम भारत संघ निजता का अधिकार, ये भी सही है। ठीक है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ पिछड़े वर्गों का आरक्षण के लिए था, ये भी सही है एक्चुअली। तो ये तीनों ही एक्चुअली यहाँ पे गलत है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 46 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? नॉट पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो हमेशा इन सब जो चीज़ें हैं उनको याद रखने की नहीं जो है उसको पॉइंट आउट करना आपको ज़रूरी है एग्जामिनेशन हॉल में, नहीं तो क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है यहाँ पूछा है? तो सवाना है और लोनोस भी है और कंपोज भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए सवाना जो है वो है ईस्ट अफ्रीका का। ओके, और लानोस जो है ये है वेनेजुला का। ठीक है, और कंपोज जो है वो है ब्राज़ील का। तो ये सब उष्णकटिबंधीय घास मैदान है। उष्णकटिबंधीय का मतलब हो जाता है नियर इक्वेटर जो बोलते हैं ना, तो उसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। तो ये सब है एक्चुअली। और ये कहाँ से है ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लवणता जिसको सैलिनिटी बोलते हैं, डैश ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, कितने ग्राम में होती है? तो ये जो होती है ये 1000 ग्राम। जब आप 1000 ग्राम पानी में जितने नमक होते हैं उसको सैलिनिटी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल कौन सा आता है? मतलब ओशियन वाटर जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा है, इन्होंने बता दिया, लेकिन उसके बाद कौन सा आता है? तो एक बार देखते हैं हम। महासागरीय जल में जो है वो होते हैं 97.3% भाग। 97.3% जो है वो जो पीने का पानी है जो पानी है वो ओशियन में होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ग्लेशियर, मतलब बर्फ़ छलक जिसको बोलते हैं। तो ये 2% होता है टोटल वाटर का। उसके बाद है नदी, उसके बाद आता है आपका ग्राउंड वाटर। ठीक है, जो कि आप देखते होंगे। तो ये मात्र 0.68% है। सोच सकते हैं आप कि कितना पानी जो है वेस्ट इसलिए नहीं करना चाहिए।
पॉइंट में है, ये 0.68%। और जो रिवर है उसका है, याद रखिए, 0.000, 3 जीरो है, हमेशा याद रखिएगा, 3 जीरो के बाद 1 है, इतना परसेंट है, मतलब टोटल वाटर का नदियों के द्वारा दिया हुआ पानी जो है वो इतना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओशियन के बाद ग्लेशियर, मतलब बर्फ छत्रक, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित खगोलीय स्थिति किस घटना को प्रकट करता है? तो सूर्य है, बीच में चंद्रमा है, और उसके बाद पृथ्वी है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये सूर्य ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। और चंद्र ग्रहण तो ये बिल्कुल नहीं होगा। और बृहद ज्वार भाटा ये भी हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ओके, तो याद रखिएगा, जब भी मतलब सूर्य ग्रहण होता है या फिर जब भी हम चंद्र ग्रहण भी बोलते हैं, तो उस समय क्या होता है कि बृहद ज्वार भाटा जो होता है वो हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर, जब चंद्रमा बीच में आया हुआ है तो सूर्य ग्रहण हो गया, और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में ये जब पृथ्वी आ जाता है बीच में, चंद्रमा और सूर्य के बीच में, तो वो हो जाता है चंद्र ग्रहण। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? ठीक है, तो देख लेते हैं। तो इसमें जो है जन्म मृत्यु प्रवास है, विवाह है, जन्म मृत्यु जीवन प्रत्याशा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जन्म मृत्यु और प्रवास, ठीक है, मतलब माइग्रेशन, बर्थ डेथ एंड माइग्रेशन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 51वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, कौन सा सही है? ठीक है, तो पेंटागोनिया है अर्जेंटीना में, ये सही है, बिल्कुल सही है। ये अटाकामा, ये एक्चुअली डेजर्ट का नाम दिया हुआ है, ये सब ठीक है। तो आप याद रखिएगा, डेजर्ट का नाम ये सब दिया हुआ है। तो पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है, ये तो बिल्कुल सही डेजर्ट है। अटाकामा जो है उज्बेकिस्तान में दिया हुआ है। अरे नहीं नहीं, ये उज्बेकिस्तान में नहीं है, ये है चिली में, ठीक है। तो इस तरह याद रखिएगा, चिली कहाँ पे है? साउथ अमेरिका, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। काराकुम कहाँ है? सोमालिया में। नहीं नहीं नहीं, काराकुम सोमालिया में नहीं है, यह है तुर्कमेनिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है, यह है तुर्कमेनिस्तान में। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये मतलब डेजर्ट दिया हुआ था मिलाप करने के लिए, ठीक है। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो गया पेंटागोनिया अर्जेंटीना, फिर ठीक है। एक बार और पढ़ लेते हैं। अटाकामा डेजर्ट कहाँ पे है? तो ये चिली में है, साउथ अमेरिका। और काराकुम जो डेजर्ट है वो कहाँ था? ये तुर्कमेनिस्तान में था। चलिए अगला बढ़ते हैं। 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दिन के 2 बज रहा है, तो उसी समय 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर कितना बज रहा होगा? ठीक है, ये देखिए हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। टीचर्स वैकेंसी कुछ दिन पहले आया, उसमें भी एक प्रश्न ये दिया हुआ था सेकेंड शिफ्ट में। देखते हैं इसका तरीका क्या है। तो देखिए, एक होता है ग्रीनविच रेखा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस तरह से एक लेंगे। तो देखिए, इसमें जब हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे इधर साइड में, तो नेगेटिव और इधर है तो पॉजिटिव है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो 15 डिग्री वेस्ट बोल रहा है। देखिए, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, तो 15 डिग्री वेस्ट बोल रहा है। चलिए यहाँ पर मैंने मान लिया कि 15 डिग्री वेस्ट है, ओके। और बोल रहा है 45 डिग्री ईस्ट, तो यहाँ पर हमने मान लिया 45 डिग्री ईस्ट है, ओके। और क्या बोल रहा है कि 2 बज रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया है? देखिए 60 डिग्री हो गया पूरा, ओके। हम लोग एक चीज़ मानते हैं कि 1 डिग्री जो देशांतर होता है, लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड, उसको हम लोग बोलते हैं। तो 4 मिनट बीत जाता है तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड घसकता है, ऐसा हम लोग मानते हैं, ओके। तो देखिए 60 डिग्री यहाँ पे पूछा है, तो कितना हो जाएगा? 60 गुने 4, 6 चौक 24, 240 मिनट, ठीक है। मतलब कितना हो गया? इसको यदि 60 से डिवाइड करें तो 6 चौक 24, मतलब 4 आवर्स, ओके। अब देखिए यहाँ 4 आवर्स बोल रहा है, मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि ईस्ट की तरफ जाने पर, ईस्ट की तरफ हम लोग जब भी जाएंगे तो हमने बताया था कि प्लस होगा। तो 4 आवर को आप प्लस कर दीजिए, तो 2 बज रहा है यहाँ पर, और 2 PM प्लस कर देंगे 4, तो ये हो जाएगा 6 PM। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 PM, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें 2-3 चीज़ें सिर्फ याद रखनी है। ईस्ट की तरफ हम लोग जाएंगे तो ये प्लस होगा, वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये माइनस होगा, ठीक है। और जो बीच में होता है वो ग्रीनविच मीन टाइम इसको बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं, लेब्राडोर जलधारा अवस्थित है, कहाँ पर है लेब्राडोर जलधारा? ये सब एक्चुअली कोल्ड करंट है। लेब्राडोर जो करंट है ये सब कोल्ड करंट है, ठीक है, इसको मानते हैं हम लोग कोल्ड करंट। ये देखते हैं, तो ये लेब्राडोर जो है ये उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच में होता है, इसे हम लोग कोल्ड करंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भी जितने भी कोल्ड करंट होते हैं उनको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आने की संभावनाएं होती है। वायुमंडल के किस मंडल में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्यमंडल। ये जो है तीसरे टाइप का है, तीसरे मतलब क्या बोलिए स्तर का है,
और ये जो होता है ये 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में बढ़त मानी जाती है, ठीक है। तो ये समताप मंडल नहीं है, आयन मंडल नहीं है, मध्य मंडल है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वो है 55वां, ठीक है। 55वां प्रश्न है क्या कोरल सागर कहाँ अवस्थित है, पूछ रहा है कि कोरल सी कहाँ पर अवस्थित है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में अवस्थित है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, बैरियर रिफ, ग्रेट बैरियर रिफ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब इकोनॉमी का प्रश्न हो गया बिहार से। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितनी रही थी, ये पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये एक्चुअली 13.3, 9.4, 11%, ये इनमें से कोई नहीं है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं है। ये जो वृद्धि दर रही है ये 10.98% रही है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, जीएसडीपी जो है वो 10.98 रही है 2021-22 के में, ठीक है। और चलिए बढ़ते हैं, क्योंकि ये आर्थिक सर्वेक्षण पूछा है, इकोनॉमी सर्वे हमेशा एक साल पिछले का देखा जाता है, और बजट जो है वो एक साल अगला साल का देखा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम 57 नंबर में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमी सर्वे 2022 से 2023 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्तमान में जो है वो है 16.21%, ठीक है। और यदि मैं बात करूं तो मान लीजिए कि इसमें 2021-22 में क्या है, तो ये जो 15.3 दिया है ना, ये था 2021-22 में शहरीकरण का मतलब कि स्तर। और यदि मैं एक और बात करूं तो सेंसस 2011 के अनुसार क्या दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11.3%, ठीक है। तो ये तीन बातें आप लोग याद रखिएगा। एक जो है ये तो है 2022 से 23 में दिया हुआ था, और 2021-22 में 15.3 है, और सेंसस 2011 के अनुसार ये 11.3% है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना % का अनुमान है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.98%, ठीक है, ऑप्शन बी। और 3.47% जो है ये है 2022-23 का, ओके। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है, ठीक है। जो फिस्कल ईयर है 2023-24 में बिहार का जीएसडीपी कितना रहने का अनुमान है, विकास दर पूछ रहा है, ठीक है, सॉरी ग्रोथ रेट पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15.24%। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास के 7 प्राथमिकता जिसे सप्तर्षि नाम दिया गया है उसमें कौन सा शामिल नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सप्तर्षि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 7 एक्चुअली चीज़ें दी हुई है जो एक बजट में इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। तो देख लेते हैं। तो जो पहला है आपका सक्षमता में सामने लाना, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र मतलब अनलीजिंग द पोटेंशियल है, हरित विकास में आपका आ गया ग्रीन ग्रोथ, और वित्तीय क्षेत्र में आ गया फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये तीनों तो है। चलिए टोटल इसमें 7 हैं, तो और 4 को देख लेते हैं। तो चौथा जो है वो होगी आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास जिसको बोलते हैं। 5वां जो है हो जाएगा आपका रीचिंग द लास्ट माइल मतलब अंतिम छोर तक पहुंचना। 6ठा जो है यूथ पावर, ठीक है। और 7वां जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये आप लोग याद रखिएगा, सातों सप्तर्षि नाम इसको दिया गया है। ये फिर विकास की 7 प्राथमिकताएं हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष में भारी गिरावट 2022 के दौरान आई। आरबीआई के आंकड़े के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में कुल विदेशी मुद्रा कोष कितने राशि के थे, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में ये बात कर रहा है। तो ये जो थे ये 562 अरब डॉलर था, ठीक है, 562 अरब डॉलर। तो इसको यदि मैं बताऊँ आपको तो ये डॉलर 562 बिलियन इसको कहते हैं, ठीक है, 562 अरब डॉलर याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं 62वां प्रश्न की तरफ। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देश में लगभग 81 करोड़ जनसंख्या को कितनी अवधि तक निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 वर्ष। भंडारी समिति किससे संबंधित है, भंडारी समिति के बारे में बात हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ना तो ये प्रत्यक्ष कराधान, अच्छा छोड़ो यार, मतलब डायरेक्ट टैक्सेशन है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, या एग्रीकल्चर क्रेडिट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रूरल बैंक
से रिलेटेड था ये, ठीक है, संबंध था। और ये 1994 से 95 में लाया गया था, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ता हूँ 64वें प्रश्न की तरफ। और 64वां जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनवरत योजना, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रोलिंग प्लान। फिर अब याद आ गया होगा आपको रोलिंग प्लान से, ठीक है, का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें क्या है, होडर डोमर, पीसी महालोनोविस और डीआर गाडगिल। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका, इसमें कोई भी नहीं है, इसलिए इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो है मैं आपको बताता हूँ, इसमें है मोरारजी देसाई के थ्रू ये लाया गया था, ओके, रोलिंग प्लान। और ये 6th 5 ईयर प्लान में आया था, इसे याद रखिएगा। ये 1978 से 80 के दौरान में, ठीक है। और ये जनता पार्टी के थे, इसलिए जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है ये रोलिंग प्लान लाने के लिए, ठीक है। और एक और नाम है इसमें फेमस है, गुन्नर मिर्दल, ये भी बहुत फेमस थे रोलिंग प्लान के तहत। चलिए अगला बढ़ते हैं। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति को के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, के अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन कौन थे? तो इसके जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और ये कौन सा है, 1938 में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, जिसे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, किसने दिया था? तो ये सब आप सभी जानते हैं, ये डार्विन ने दिया था। बी नाइट्रीकरण में भाग लेने वाला जीवाणु कौन कौन सा है? तो बी नाइट्रीकरण, डी नाइट्रिफिकेशन जिसे कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका थायोबैसिलस भी था, और माइक्रोबैसिलस भी है, बट साइनोबैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए डी नाइट्रिफिकेशन या बी नाइट्रिफिकेशन किसे कहते हैं? देखिए नाइट्रेट या नाइट्राइट, ठीक है, या जो अमोनिया आपके मिट्टी में होते हैं उसको नाइट्रोजन गैस में बदलने की प्रक्रिया को ही कहते हैं हम लोग डी नाइट्रिफिकेशन या बी नाइट्रीकरण, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो ये काम नहीं करते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? तो ये भोजन बनाने का काम करता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, घोंघा, सिप, कटल फिश, ऑक्टोपस निम्नलिखित में से किस संघ के जीव हैं? तो कौन से ये फाइलम है, कौन से संघ है ये? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मोलस्का से आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्लेटी हेलमिंटस और इकिनोडर्मेटा जो है, इकिनोडर्मेटा, ये सब भी फाइलम ही हैं, लेकिन ये मोलस्का से जो है वो ये सब आते हैं, इस घोंघा, सिप और क्या है, तो कटल फिश है और ऑक्टोपस है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और एक और है, आप याद रखिएगा, ऑयस्टर है, ठीक है, ये भी आता है मोलस्का से। तो इस तरह से आप इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं। पादप कोशिकाओं में वर्णक उपस्थित होता है, मतलब वर्णक मतलब पिगमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, पिगमेंट की बात कर रहे हैं। तो पिगमेंट किस प्लांट सेल में होता है? तो ये लवक में होता है, प्लास्टिड में, ठीक है, प्लास्टिड्स में, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसे एनर्जी हाउस बोलते हैं, ठीक है, एनर्जी हाउस बोलते हैं इसे। और लाइजोसोम होता है वो भी प्लांट में नहीं होता है, ये प्लांट सेल में तो होता ही नहीं है, ओके, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17वां, निम्नलिखित में से उभयलिंगी पुष्पों की विशेषता बताइए। तो ये जो है ये केवल पुंकेसर होते हैं, अंडक की उपस्थिति होती है इसमें, या दोनों होते हैं? तो इसमें दोनों होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है मटर, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इस तरह से। कार्बोहाइड्रेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कार्बोहाइड्रेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं, ग्लूकोज, एक मिनट, हाँ, ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहा जाता है, बिल्कुल सही है, ग्लूकोज को हम लोग ब्लड शुगर कहते हैं, ओके। उसके बाद है डाइसेक्राइड्स का जल जो क्या बोलते हैं, मतलब इनसोल्यूबल है क्या, मतलब पानी में नहीं मिलता है, ये भी सही है। वाटर डिकम्पोजिशन बोला गया है, पॉसिबल है, तो हाँ ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद जो पॉलीसेक्राइड्स हैं, एक मिनट गाइस, हाँ, पॉलीसेक्राइड्स क्या है, अघुलनशील होते हैं पानी में, तो ये भी सही है। मोनोसेक्राइड्स का जल जो मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं इसको, अपघटन किया जा सकता है क्या? तो ये बिल्कुल नहीं, एक्चुअली मोनोसेक्राइड्स को का जल अपघटन नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस खनिज की अनुपस्थिति में मानव शरीर में अंगघात का जोखिम बढ़ जाता है? एक्चुअली बोला जा रहा है पैरालिसिस, ठीक है, अंगघात मतलब पैरालिसिस।
पैरालिसिस हो जाता है ना, तो ये हो जाता है आपका पोटेशियम की कमी के कारण उसमें पैरालिसिस हो जाता है। और यदि फॉस्फोरस की कमी के कारण मैं बताऊं तो इसमें क्या होता है, बोन्स वीक हो जाते हैं, ठीक है, हड्डी कमज़ोर पड़ जाती है। और ये जो गंधक है, गंधक मतलब सल्फर जो है, इसकी कमी से क्या होता है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगले बार मैं नाम के साथ उसका यहाँ पर नाम और जो जितना जल्दी सही जवाब देंगे उनका मैं उल्लेख करूँगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वो है 73rd नंबर, ठीक है, 73rd से देखते हैं इस पेज में। अग्नाशय में उपस्थित, क्या दिया है, अग्नाशय में उपस्थित गामा कोशिकाओं में कौन सा पदार्थ स्रावित होता है, ठीक है, मतलब कौन सा सिक्रेट होता है गामा सेल में, ठीक है, जो पेनक्रियाज में है। तो बताइए, ग्लूकागोन होता है इसमें नहीं, पॉलीपेप्टाइड्स में होता है, या इसमें गामा सेल जो होता है, गामा सेल में ये स्रावित होता है। इंसुलिन में होता है, इसमें भी नहीं। तो चलिए मैं बता दूं आपको, ग्लाइकोगॉन जो है इसमें अल्फा सेल होता है, ठीक है, अल्फा सेल। और इंसुलिन जो है इसमें होता है बीटा सेल। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, और इसमें गामा सेल होता है, ठीक है, ठीक है। ये सब सब्सटेंसेस हैं जो कि इन सब से सीक्रेट होते हैं। निम्न में से मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो यूरिया का निर्माण कौन से अंग में होता है? तो ये आप लोग सब जानते हैं, ब्रिक में होता है, मतलब किडनी में होता है, ठीक है, किडनी में। और एक्चुअली होता क्या है, तो जो किडनी में NH3 होता है ना ब्लड में, उसको चेंज कर देता है यूरिया में, मतलब CH4N2O यूरिया का फॉर्मूला है ये। तो NH3 जो है वो चेंज हो जाता है CH4N2O में, यही है, ब्लड में होता है NH3, उसको चेंज कर देता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले में देखते हैं 75वां, निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक है, प्रोटोजोआ जनित कौन सा रोग है, प्रोटोजोआ मतलब के कारण होता है? तो मलेरिया बिल्कुल सही, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। सोने की बीमारी, ये भी प्रोटोजोआ के कारण होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निम्नलिखित में से एक से अधिक। जो चेचक होता है ना, चेचक मतलब स्मॉल पॉक्स, ये वायरस की वजह से होता है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, जो मतलब माता दी जिसको बोलते हैं उसको, वो है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है 76, शुद्ध जल का त्रिक बिंदु कितने दाब पर होता है? मतलब कि इसको बोल रहा है ट्रिपल पॉइंट, जो प्योर वाटर का है वो कितने प्रेशर पे होता है? तो ये है 611.65 पास्कल, 611.65 पास्कल, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब रेंज पूछ रहा है कि इसका कोटिमान क्या है, मतलब रेंज क्या है। तो जो है ना, ये पावर 15 वो एक्चुअली रेंज हो जाता है इसका, ठीक है, इस तरह से। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन किस बल पर क्रियाशील होती है, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा, देखिए, अभिकेंद्रीय बल जो है सेंट्रीपिटल फोर्स, अब अपकेंद्रीय बल जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बल आघूर्णन जो है वो टॉर्क है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो जाता है? कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जब विस्थापित शून्य होता है, और जब जो बल और विस्थापन की दिशाएं होती है वो लंबवत होती है। देखिए हम बता रहे हैं, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को यहाँ एस से दिखाया गया है, ठीक है। अब यदि मैं इसको ब्रेक करूँ तो एफ इंटू कॉस थीटा एस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यदि कॉस थीटा का मान यदि यहाँ पे 90 डिग्री है, जैसे बोल रहे हैं लंबवत है तो 90 डिग्री है, तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका वैल्यू 0, ओके। तो यहाँ पर इस तरह से हो गया, इसका शून्य हो गया, ठीक है। कॉस 90 का वैल्यू हो जाता है 0, तो वर्क 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। जब आरोपित बल शून्य होते हैं ये गलत है, ठीक है, मतलब अप्लाइड फोर्स 0 होगा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब वर्क 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो किसी वस्तु का भार, ठीक है, कहाँ पर ज़्यादा होता है? तो ये हम लोग सब जानते हैं, ध्रुवों में अधिक होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं, तो एक्चुअली देखिए यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है, परम दाब वगैरह एब्सोल्यूट प्रेशर, और वायुमंडलीय दाब जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को गॉज प्रेशर कहते हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और उसके बाद दिया है गॉज प्रेशर का जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नहीं ज़रूरी नहीं है। उसके बाद ये जो थर्ड दिया हुआ है कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर वैक्यूम में एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, मतलब परम दाब होता है, ये भी सही है। इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है अल्ट्रासाउंड वेव का, ठीक है, वो कितना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। एक्चुअली सॉरी, मतलब ये इसका करेक्ट आंसर बी नहीं हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है ना अल्ट्रासाउंड वेव का, तो इसका हो जाएगा 20,000 से अधिक, ठीक है। एक्चुअली जो 20 हर्ट्ज से 20,000 तक जो है ये
अपन लोग सुन सकता है, जितने भी मनुष्य हैं वो इसे सुन सकते हैं। यदि 20 हर्ट्ज से कम होगा तो नहीं सुन सकते हैं, और ये 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होगा तब भी नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। इसलिए लेकिन जो जानवर वगैरह होते हैं, कुत्ते बिल्लियाँ, उसको ये सब सुन सकते हैं, ठीक है। ये 20,000 से कम पे भी और 20,000 से भी हर्ट्ज से अधिक से भी, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि विशिष्ट ऊर्जा ऊष्मा जो है एसआई यूनिट क्या है का, स्पेसिफिक हीट का क्या है, तो ये हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, ठीक है, जूल प्रति केजी केल्विन। चलिए बढ़ते हैं 84 नंबर प्रश्न की तरफ। ये सब अभी साइंस के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 84 की तरफ। तो 84 में देखते हैं हम लोग कि जो डिस्पर्सन है, ठीक है, विक्षेपण लाइट का, उसका रेंज क्या है। तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 6200, लाल रंग का पूछा है तो इसका जो हो जाएगा 6200 से 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, याद रखिएगा। और यदि मैं बात करूँ तो शुरू से एक बार मैं आपको बता दूँ, जो विवग्योर होता है ना, विवग्योर स्पेक्ट्रम जो है विवग्योर, इसका मैं आपको एक बार रेंज बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहने में सुविधा हो। तो विवग्योर का जो होता है वो 39,000 से 44,000 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। उसके बाद जो इंडिगो होता है आई से, उसका होता है 44,000 से 46,000 एंगस्ट्रॉम। जो ब्लू है उसका होता है आपका 46,000 से 46,000 से 50,000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। उसके बाद यदि मैं ग्रीन की बात करूँ, एक मिनट गाइस, यदि मैं, अरे यार कहाँ हो गया, अच्छा हाँ, उसके बाद यदि मैं ग्रीन, उसके बाद यदि मैं ग्रीन की बात करूं तो ग्रीन का हो जाएगा 5,000 से आपका 5700 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और यदि मैं किसका, एक मिनट, कुछ गलत बता रहा हूं मैं थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है। उसके बाद येलो पे आते हैं, तो येलो का जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 5900 से 62 ये, और फिर ऑरेंज का क्या हो जाएगा, ये ऑरेंज का ये था, ठीक है, 59 से ये, और जो और ये आपका था ऑरेंज का। येलो का जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 57 से 5900 एंगस्ट्रॉम, और जो रेड का हो जाएगा वो हो जाएगा 62 से 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु का क्या गुण होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली होता है मेल्टिंग पॉइंट इसमें कम होता है, और हाई रेजिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध होता है इसमें, और गलनांक कम होता है, ठीक है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि जब भी थोड़ा सा फ्यूज होता है तो वो तार टूट जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस बहुत होता है, मतलब करंट जितना भी पास हो जाएगा होगा ना तो ये रेजिस्ट कर पाएगा। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया, मतलब कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जिसको बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जोसेफ प्रॉस्ट। अच्छा, यदि मैं लेवोजियर की बात करूं तो इन्होंने क्या क्या किया था, तो एक्चुअली फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इनको बोला जाता है, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, याद रखिएगा इसको, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोलते हैं। और एक केमिकल सब्सटेंस का नाम भी इन्होंने दिया था, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। कार्बन मुक्त, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है, मतलब जो कार्बन फ्री न्यूक्लियर एनर्जी से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो गुलाबी। टाइप ऑफ हाइड्रोजन याद रखना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। जो सफ़ेद जो होता है ना वो जो है ये होता है थर्मोकेमिकल के थ्रू, ठीक है, उत्पन्न होता है। जो काला होता है ये क्यों कैसे होता है, तो ये गैसिफिकेशन ऑफ कोल से होता है। इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है, गैसिफिकेशन ऑफ कोल से होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किसमें विद्युत संयोजी, सहसंयोजी और उप संयोजन तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और सब कोवैलेंट बॉन्ड बोल रहा है। तो यहाँ जो हो गया अमोनिया क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड में भी पाए जाते हैं, और अमोनियम ब्रोमाइड में भी पाए जाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड में है ना वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इसमें नहीं होते हैं, ठीक है, तो इसमें नो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं होते हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें सी ऑप्शन नहीं होगा। किण्वन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है, मतलब पूछ रहा है कि फर्मेंटेशन, ठीक है, किण्वन फर्मेंटेशन। तो लिक्वर में होता है, शराब में होता है, दही में होता है, ब्रेड में होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है, इन सब में फर्मेंटेशन होता है।
चलिए 90वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत और अम्ल एसिड के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो चलिए देखते हैं। तो जो एक्चुअली दही है, ठीक है, उसमें क्या है, स्कॉर्बिक एसिड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें पूछा करेक्टली ना, तो ये एक्चुअली नहीं है, ठीक है। ये जो है लैक्टिक एसिड होता है इसमें, दही में लैक्टिक एसिड, ठीक है, याद रखिएगा इसमें। दूसरा है संतरा, संतरा में एसिटिक एसिड होता है, तो इसमें भी गलत है, इसमें होता है साइट्रिक एसिड, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। और यदि मैं बात करूं तो एसिटिक एसिड किस में होता है, तो ये है सिरका में, सिरका में होता है एसिटिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड किस में होता है, तो याद रखिएगा आप लोग, आंवला या पपीता, ठीक है, तो इन सब में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। टोमेटो में क्या होता है, ऑक्सीजेलिक एसिड होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूछा है कौन सा युग्म सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। एक बार चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड का जो सूत्र है क्या है, तो C2H2O4, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और यदि मैं बात करूँ एसिटिक एसिड का, तो एसिटिक एसिड का भी सूत्र, एक मिनट गाइस कलर चेंज कर लेता हूँ तो थोड़ा आप लोग को सुविधा होगा। एसिटिक एसिड का क्या है, तो इसका जो है याद रखिएगा, ये सब अभी पूछा जा रहा है, CH3COOH। और यदि मैं एस्कॉर्बिक एसिड का भी बात कर लूँ तो ये हो जाएगा C2H4OH, ठीक है, इतना, उसके बाद को, तो मैं तो ऐसे याद करता हूँ, C2H4OH को, CH3 को, ठीक है, इस तरह से हम लोग मैं याद करता हूँ। तो अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके क्या मुक्त करता है, ठीक है, मतलब इस कौन से एसिड जो है वो निकालता है एक्वस सॉल्यूशन के साथ, तो ये H+ आयन हो जाता है, ठीक है, H+ आयन। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 92 क्वेश्चन की तरफ। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए मैंने बोला था ना कि वो सूत्र पूछ ही लेते हैं। तो कास्टिक सोडा का कौन सा है? NaOH, ठीक है, याद रखिएगा। मिलेराइट्स निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? मिलेराइट्स, ये निकेल का है, ठीक है। और मैग्नीज यदि मैं बात करूँ तो मैग्नीज का क्या क्या है? पायरोलूसाइट, याद रखिएगा, मैग्नेटाइट, ठीक है, ये सब ओड हैं, मतलब मैग्नीज का। मैग्नीशियम का भी बात कर लूँ आपके सामने, तो मैग्नेसाइट, डोलोमाइट और एक कार्नेलाइट। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, ठीक है, ये सब ओड है मैग्नीशियम का, और मैग्नीज का दोनों मैंने लिख दिया है, और निकेल का यहाँ पर दिया हुआ है मिलेराइट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक अल्फा कण में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? मतलब एक अल्फा पार्टिकल में कितनी होती है? तो ये 2 होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 95 नंबर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। हिंदी वाला लेके आता हूँ, चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? आर्टिफिशियल सिल्क, या इसको फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है, फाइबर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेयॉन को बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो किस निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का अनावरण किया जा रहा है? ठीक है, तो शिव के इस प्रतिमा का नाम रखा गया विश्वास स्वरूपम, ठीक है। तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान में बन रहा है। चलिए मैं 1-2 बात और बताऊं इसके बारे में। तो विश्वास स्वरूपम के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। तो विश्वास स्वरूपम का जो ऊंचाई है वो है 369 फीट, इसको याद रखिएगा आप लोग। और इसे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ भी कहते हैं, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, ओके। और यदि मैं 2-3 और स्टैच्यू की बात करूं आपको, तो देखिए, चलिए यहाँ लिख देता हूं मैं। एक है, 1 मिनट कलर चेंज करता हूं थोड़ा। देखिए एक है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो ये कहाँ पे है? ये है आपका बेंगलुरु में, ठीक है। उसके बाद आता है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, ये है हैदराबाद में। तो ये आप लोग 2 याद रखिएगा, ठीक है, अलग से कभी भी पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछ रहा है कि वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध सीबीआई द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन चक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मोढेरा गांव को भारत का पहला क्या बोलते हैं इसको 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसमें गुजरात हो जाएगा, या फिर मध्य प्रदेश हो जाएगा, या फिर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात, ठीक है, याद रखिएगा। और
हाँ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया था। निम्नलिखित में से कौन कौन से इसमें शामिल हैं? ठीक है, 4 सदस्यों का मनोनीत किया था इन्होंने। तो एक्चुअली देख लेते हैं हम लोग। तो क्या वीरेंद्र हेगड़े थे? नहीं, ये नहीं थे। केवी विजेंद्र प्रसाद थे? नहीं, ये भी नहीं थे। मिस्टर कपिल कपूर थे? या ये बिल्कुल सही है, मिस्टर कपिल कपूर ही थे। अच्छा, मैं दो यदि बता दूं तो कपिल कपूर जो थे वो क्या थे बताइए। इसमें एक्चुअली जो 4 लोगों को इंक्लूड किया गया था उसमें केपी कपिल नॉट पूछा है ना, तो हाँ केपी कपूर नहीं थे। ठीक है, ऐसे विजय हेगड़े थे, बिल्कुल सही है। और केवी विजेंद्र प्रसाद थे, ये भी सही है। और जो जो थे वो बताइए। तो एक थी पीटी उषा, बहुत न्यूज़ में थी। और एक और थे, तो ये थे इलैया राजा। ठीक है, राजा, ये सिंगर एक्चुअली थे। और पीटी उषा के बारे में आप लोग जानते ही हैं। इनको ये एक्चुअली दौड़ती हैं। ठीक है, और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, कमेंट में थोड़ा बताइएगा आप लोग। और जो विजेंद्र हेगड़े थे ये सोशल वर्कर थे। ठीक है, सोशल वर्कर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, मतलब पहला फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी? तो वो है आपका तेलंगाना में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, या सिक्किम में, या अरुणाचल प्रदेश में? नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और ये कितनी ऊंचाई पर है? तो 15,256 फीट की ऊंचाई पर है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 102वां प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म की घोषणा की है, उद्घाटन किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, ये जो स्टेशन का नाम है, नहीं, ये जो जगह का नाम है वो हुबली नाम का जगह है। और ये जो स्टेशन की लंबाई है वो 1.5 किलोमीटर है। ठीक है, और जो स्टेशन का नाम है, यदि मैं नाम बोलूँ तो जो नाम है वो है आपका श्री सिद्धरोडा रेलवे स्टेशन। ठीक है, श्री सिद्धरोडा रेलवे स्टेशन। तो इस प्रश्न से इतना चीज़ें मालूम होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में आम आदमी पार्टी को भारत के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। इस पार्टी को किस राज्य में राज्य पार्टी का भी दर्जा दिया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, देखते हैं, दिल्ली में भी दिया गया, पंजाब में भी दिया गया, हरियाणा में नहीं दिया गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया, 929 लॉन्च किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो त्रिपुरा में हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 105वां, गणतंत्र दिवस परेड 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो नहीं है, इस पर जोड़ देना है आपको। देखते हैं क्या द बेस्ट जो उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था? नहीं यार, ये उत्तराखंड था। ठीक है, उत्तराखंड, याद रखिएगा। नवनियुक्त अग्निवीर पहली बार परेड में हिस्सा लिए थे? नहीं, अग्निवीर नहीं लिया था एक्चुअली। इन्होंने जो लिया था वो एनसीबी ने लिया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं परेड में पहली बार एनसीबी की झांकी की प्रस्तुति की गई थी। एक्चुअली क्या है, परेड में जो है एनसीसी की झांकी प्रस्तुत की गई थी, या ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक जो है इसमें गलत है। ठीक है, ये भी गलत था एक्चुअली, और ये भी गलत था, ऑप्शन ए भी गलत था, ऑप्शन बी भी गलत था। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक गलत है। ठीक है, और ये जो रिपब्लिक परेड जो हुआ था, ये गणतंत्र दिवस का जो परेड हुआ था, ये 74वां परेड था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। और जो प्रेसिडेंट थे वो बाहर के जो कौन से देश के प्रेसिडेंट आए थे? तो वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट आए हुए थे। आप लोग कमेंट में बताइएगा नाम क्या है उनका, बहुत फेमस है वो, अभी फिर आए हुए हैं G20 सम्मेलन में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 106वां प्रश्न की तरफ। भारत में G20 की अध्यक्षता के दौरान किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीरा वैश्विक पहल की शुरुआत की गई है? तो ये मिलेट के लिए की गई है, मतलब कि बाजरा के लिए। ठीक है, भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन का क्या नाम रखा गया है? तो ये स्काई हॉक रखा गया है। ठीक है, एक्चुअली ये 10 kg भार भी उठा सकता है और 5 घंटे तक ये चलेगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए बढ़ते हैं। दिसंबर 2022 में किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को लॉन्च किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया, इजराइल, इराक, कोई भी नहीं है, इसमें से कोई नहीं। एक्चुअली ये जो किया गया था, ये किया गया था UAE के द्वारा, यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा। फरवरी 2023 में 12वें हिंदी
विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये फिजी में किया गया। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तुर्की सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा किस बचाव अभियान का शुरुआत किया गया था? तो ये ऑपरेशन दोस्त, आप लोग सभी को मालूम होगा, जो अर्थक्वेक आया था, ठीक है। और अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं, नहीं पूछा है, याद रखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। इसमें देखते हैं, इसमें क्या है कि भारत ने 1 जनवरी 2023 में G20 की अध्यक्षता संभाली थी। नहीं, ये 1 जनवरी नहीं था, ये 1 दिसंबर था, ठीक है, दिसंबर 2023, ठीक है, याद रखिएगा। और ये 2022 था, ठीक है, 2022। अभी 23 आ रहा है और नवंबर में इसका ख़त्म होना है, G20 का जो भी मतलब अध्यक्षता है इंडिया का। और बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, बिल्कुल सही, हो चुका है। इसका थीम क्या? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है, ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, मतलब ये गलत है सिर्फ, और सब सही है। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया था? तो ये स्विट्जरलैंड ने चलाया था, ठीक है। ये जो ट्रेन है आपको सुनकर आश्चर्यचकित होगा, ये 2 किलोमीटर का है और इसमें 100 डब्बा है, ठीक है, 100 डब्बा है, ठीक है। अगला बढ़ता है। अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो ये इंडिया में की गई है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखते हैं 114 नंबर। तो बजट 2023-24, इंग्लिश हिंदी वाला निकाल लेते हैं। भारत का मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा देने के लिए की घोषणा सरकार ने बजट 2023 में की है। तो ये कौन सा? ये है आपका ऑप्शन ए, भारतीय मोटा अनाज व बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, अब देखिए पूछ रहा है सेंट्रल जो इकोनॉमिक सर्वे है, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना % राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.4%, ठीक है, याद रखिएगा। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में FDI है, निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश कौन हैं? तो इसमें सबसे पहला सिंगापुर है, फिर मॉरिशस है, फिर UAE है, ठीक है। ये सब FDI इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किए हैं अप्रैल से सितंबर 2022 तक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? हिंदी भाषा के लिए, ठीक है। तो ये है बद्री नारायण, ठीक है। और इन्हें किस कविता के लिए दिया गया था? तो ये इनका नाम था डुमरी के शब्द, याद रखिएगा, ठीक है। 118वां देखते हैं। तो मार्च 2023 में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा भोपाल में, ठीक है, भोपाल में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो पहली बार आयोजित अंडर-19 भारतीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इंडिया ने जीता, अपना भारत, इंडिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना का घोषणा किया गया है? मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना का, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। टीचर, स्टूडेंट और प्रिंसिपल तीनों को एक्चुअली ये दिया जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आप सभी जानते हैं ये अजय बंगा जी हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और अजय बंगा G20 में भी अभी आए हुए थे। अच्छा, यदि बात करूं तो मनप्रीत मोनिका सिंह, ये जो है ये कौन है? तो ये मैं आपको बता दूं, तो ये फर्स्ट फीमेल सिख जज थी, ठीक है। तो इन सब नामों को भी याद रखिएगा, मनप्रीत मोनिका सिंह है। और यदि मैं बात करूं डीना बेलुआर्ट, तो डीना बेलुआर्ट क्या है? तो ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है। कहाँ की हैं? तो ये पेरू की है, ठीक है, ये पहली महिला प्रेसिडेंट है पेरू की। ओके, एक का नाम याद आप रखिएगा, नील मोहन, ये भारतीय हैं, CEO हैं किसके? तो जिस चैनल पर आप ये क्लास देख रहे हैं उसके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, ये भारतीय ओरिजिन के हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सितंबर 2022 में जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, सही पूछा है? तो क्या स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर है? बिल्कुल सही है। इंडिया का रैंक कितना इसमें है? 129 नहीं, 129 एक्चुअली नहीं है, ये 130
1 है, ठीक है। और भारत का स्थान 132 था 2021-22 में, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, यदि मैं बात कर लूँ तो 2021 में पॉइंट कितना मिला था, तो 0.633 भारत को मिला था। 2022 में कितना मिला है, मतलब 2020-21 की बात वो हो रहा था, और 2021-22 की जो बात हो रही है वो हो रही है 0.642, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर पॉइंट बढ़ गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 132वां हो गया 131वां से, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल कथन एक सही है, ठीक है, क्योंकि दूसरा जो है वो गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और तो अगला प्रश्न जो है 123वां, 36वां राष्ट्रीय खेल 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूछ रहा है। तो नहीं पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इट वॉज, तो क्या ये गुजरात में आयोजित किया गया था, ये सही है, ठीक है। एक्चुअली ये गुजरात में ही किया गया था। और क्या मतलब इसका जो शुभांकर था वो सारज था, एक एशियाई शेर था, ये भी सही है, ठीक है। और तो मतलब ये भी सही है, इसलिए इस प्रश्न के हिसाब से ये सब गलत है। और 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था, ये गलत है एक्चुअली, ठीक है, ये गलत है। और तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ओके। चलिए बढ़ते हैं, इसका मध्य प्रदेश में नहीं किया गया था एक्चुअली, आप लोग कमेंट में बताइएगा कहाँ पे किया गया था। और चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, इसका संबंध कौन सा कथन सही है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यह क्या 17वां आर्थिक सर्वेक्षण था बिहार का, बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसमें ट्रू भी पूछा है, तो कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। जो वित्तीय वर्ष 2021-22 से बिहार का आर्थिक विकास दर कितना है, तो 10.98 है। एक्चुअली ये भी सही है, ठीक है। और इसका जो प्रीवियस था 2000 मतलब कि 20-21 में ये था आपका, याद रखिएगा 8.68%, ठीक है, प्रीवियस वाला। आर्थिक विकास की दर के मामले में बिहार देश का तीसरा स्थान है, या ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और पहला स्थान पे कौन है, तो मैं बता देता हूँ आपको। पहला स्थान पे आंध्र प्रदेश है, आंध्रा कितना विकास दर है, तो 11.4%। सेकेंड पे है राजस्थान। ये सब डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए 11.04%। और थर्ड में जो है वो है बिहार 10.98% के साथ, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। 125वां देखते हैं। तो बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग कितने रुपए का कुल परिव्यय जो के साथ राज्य का बजट पेश किया गया, मतलब कितने रुपए का था ये, तो 2.62 लाख करोड़ का था, 2.62 लाख करोड़ का। चलिए अगला बढ़ता है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस, ठीक है। इंडिपेंडेंट पार्टी के थे ये, याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट पार्टी के, ओके। श्री कृष्णा सिंह थे, बट वो इंडिपेंडेंट के बाद थे, इसलिए ये जो इसका करेक्ट आंसर कृष्णा सिंह नहीं होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 127वां, बिहार विधानमंडल के संदर्भ में कौन सही नहीं है, तो देख लेते हैं, कहीं सही नहीं पूछा है इसमें। तो विधानसभा में आरक्षित सीटों की कुल संख्या 40 है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसलिए इसके हिसाब से तो ये गलत हो गया। विधान परिषद में आरक्षित सीटों की संख्या 6 है, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए गलत हो गया। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 343 है, नहीं एक्चुअली 343 नहीं है, 243 है, ठीक है, जिसमें से 40 रिजर्व है और 40 में से 38 जो, और जो 2 है ना वो आपका मतलब जो लेजिस्लेटिव 2 जो है वो क्या बोलता है, मतलब उसको शेड्यूल कास्ट ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए रखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सही नहीं है, ठीक है। ये 343 नहीं होकर 243 है। बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सुमेलित नहीं है, कोई कौन पूछा है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो मुखिया का चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट होता है, बिल्कुल सही। सरपंच का क्या होता है, ये भी डायरेक्ट होता है। प्रमुख जो होते हैं वो डायरेक्ट नहीं होते हैं, वो इनडायरेक्ट इनका इलेक्शन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह से इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव 1937 के बाद प्रोटेम स्पीकर जो थे वो किन्हें नियुक्त किया गया था, तो जो नियुक्त हुए थे वो थे आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, वो थे पहले प्रोटेम स्पीकर 1937 में बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के बाद। अच्छा, इसमें इस समय जो असेंबली पहला चुनाव जो हुआ था तो इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो आप याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर।
अध्यक्ष जो थे वो थे राम दयालु सिंह, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन थे यदि पूछ दिया जाए, ये पूछ दिया जाता है हमेशा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थे अब्दुल बड़ी, बहुत फेमस पर्सनालिटी है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बिहार के राजकीय गीत को कब अपनाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 2012 को अपनाया गया था। आप मतलब कि इनको सुन भी सकते हैं। और ये किनके अध्यक्षता में अपनाया गया था? तो सत्यनारायण और हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा, ये तीन आप याद रखिएगा। नहीं मतलब कि अध्यक्षता में नहीं अपनाया गया था। एक्चुअली सत्यनारायण जो थे वो गीतकार थे, और जो हरिप्रसाद चौरसिया और जो शिव कुमार थे वो भी मतलब इस गाना से रिलेटेड थे, मतलब उन्होंने आई थिंक ये कंपोज किया था, ठीक है। तो ये तीन नाम याद रखिएगा। सत्यनारायण लिख देता हूँ यहाँ पर, सत्यनारायण, एक बार आप लोग इसे देख लीजिएगा, सिंगर थे ये, ठीक है, जिन्होंने गाया था पहली बार। और उसके बाद हरिप्रसाद चौरसिया, देखिए राजकीय गीत है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद शिव कुमार शर्मा, ठीक है। तो ये तीन नाम याद रखिएगा आप लोग हमेशा, सत्यनारायण, हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार वर्तमान बिहार राज्य क्षेत्र में नहीं था? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखते हैं। मगध नहीं है, मगध नहीं था, नहीं मगध भी था मतलब, तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब नहीं पूछ रहा है तो ये नहीं होगा। अंग भी था और बज्जी भी था, तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए मगध जो था वो कौन कौन से क्षेत्र में फैला हुआ था ये हम आपको बता देते हैं, ठीक है। मगध जो था वो था फैला हुआ गया, पटना और नालंदा, ठीक है, उस समय। और यदि मैं अंग की बात करूं तो अंग जो था वो भागलपुर और मुंगेर, ओके। अच्छा बज्जी कहाँ का था? तो बज्जी था आपका वैशाली और मुजफ्फरपुर, तो ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। हमेशा पूछा जाता है कि कौन कौन से अंग में आते हैं और कौन कौन से इस प्रदेश में हैं नहीं है, ठीक है। 132वां में चलते हैं। राजगीर के जैन मंदिर में किस सल्तनत शासक द्वारा दान देने का प्रमाण मिला हुआ है? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। वो एक्चुअली आए थे 1359 में, ये राजगीर आए थे फिरोज शाह तुगलक। और क्यों आए, कब आए थे? मतलब एक्चुअली बंगाल अभियान चल रहा था तब वो राजगीर एक बार विजिट किए थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है पूछ रहा है कि प्रांतपति मानसिंह के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो ये पूछ रहा है प्रांतपति मानसिंह, ठीक है। तो बिहार की जो राजधानी थी वो थी रोहतास। और ये जो प्रांतपति मानसिंह को भेजा कौन था? तो ये अकबर ने भेजा था, ठीक है, याद रखिएगा। 1587 से ये 1594 तक बिहार में थे, इतना याद रखना आपको जरूरी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 134वां, निम्नलिखित में से कौन बिहार विभूति के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये हैं अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है। और जो कृष्णा सिंह है इनको क्या नाम से बुलाया जाता है? तो इनको बुलाया जाता है बिहार केसरी, याद रखिएगा, बिहार केसरी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नहर गंडक नदी से संबंधित है? ठीक है, गंडक नदी से कौन सी नहर संबंधित है मतलब पूछ रहा है, कैनाल, ठीक है। तो त्रिवेणी सही है, तिरहुट भी सही है, देन भी सही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बिहार के प्रसिद्ध मलमास मेला का संबंध किस जिले से है? तो ये आप सभी जानते हैं, एक्चुअली ये नालंदा जिला से है, ठीक है, राजगीर में होता है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर बिहार में नहीं प्रभावित होती है? तो जो रिवर्स हैं बिहार के वो आपको मतलब एकदम टिप्स पे याद रहना चाहिए, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अजय जो है वो जमुई में है, और जमुई जो है वो है दक्षिणी बिहार में, ठीक है। तो और ये जो मेची है, महानदी है, ये सब उत्तरी बिहार में है। चलिए बढ़ते हैं 138वां के प्रश्न की तरफ। तो यहाँ है झील दिया हुआ है और जगह का नाम दिया हुआ है, ठीक है, लेक्स हैं और जगह का नाम। तो घोघा लेक जो है इसमें बोल रहा है नॉट, ध्यान दीजिएगा, नॉट। तो घोघा लेक जो है वो कटिहार में है, बिल्कुल सही है। अनुपम लेक जो है वो रोहतास में नहीं है, ये है कैमूर में, ठीक है, कैमूर में है ये। सिमरी झील जो है वो सहरसा में है, ये भी सही है बिल्कुल। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है।
139 की तरफ चलते हैं। बिहार में रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जो है ये मधेपुरा में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा, मधेपुरा में। एक्चुअली कब किया गया था? तो ये 2022 में किया गया था, ठीक है। और एक्चुअली 12,000 जो हॉर्स पावर है, हॉर्स पावर का इंजन कुछ दिन पहले ही इन्होंने बनाया है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मधेपुरा, मधेपुरा जो रेलवे इंजन कारखाना है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले, ठीक है, ये हमेशा पूछे जाते हैं। 67 में भी पूछा गया, 68 बीपीएससी में भी पूछा गया है इस तरह के प्रश्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिवहर, फिर पटना, फिर दरभंगा, सब, ठीक है। सर्वाधिक जनघनत्व है, ठीक है, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, सब इन सब में। अगला बढ़ता है। तो दी गई श्रृंखला में कौन सा पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या, देखिए अब तो मैथ शुरू हो गए हैं। चलिए एक दो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 4, 9, 25, 49, फिर यहाँ डैश दिया है, क्या होगा उसके बाद 169। तो अब देखिएगा 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है, फिर 11 का स्क्वायर होना चाहिए, फिर 13 का स्क्वायर जो कि है। तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121। इसलिए ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पैटर्न याद रखना है, मतलब पैटर्न को ही ध्यान रखना है कि किस तरह का पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। इस यहाँ देख लेते हैं। यहाँ जो देखिए बना हुआ है तो 1 मिनट 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 7 14 105, ठीक है। तो देखते हैं इसका एक बार क्या है कि 9 113। तो देखिए 1 क्रॉस 2 + 1 यदि हम इस तरह से करें तो ये 3 हो जाता है। तो 1 2 3 हो गया यहाँ पर, देखिए। उसके बाद देखिए 7 × 7 को 2 से 2 गुना कर देंगे तो 14 + 1 ये कितना हो गया? 105 हो गया। तो देखिए 105 आ गया है आपका, देख रहे हैं ना आप, 105 आ गया। अब 117 लाना है मेरे को, और उसका शुरू में दिया हुआ है ये 9। तो क्या हो जाएगा? 9 × क्या हो जाएगा यहाँ पे? 12 + 1 = 117 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? तो 12 आना चाहिए यहाँ पर। ये पूछ रहा है सिंपल, मतलब पैटर्न फॉलो होना चाहिए कि यहाँ पर एक्चुअली क्या क्या आएगा, ठीक है। और ये तो एक जो पैटर्न हो गया चाल फेमस कि 1 मल्टीप्लाई होना चाहिए कुछ जोड़कर 1, तो ये इतना आ जा रहा है। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 12, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 12, ऑप्शन ए, ठीक है। तो मैथ का क्वेश्चन ये सब आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही मतलब इजी है। और इसे हम लोग खत्म करते हैं अब। तो ये जो है अब हो गए आपके टेस्ट नंबर 1। इसी तरह मैं रोज़ लेकर आऊँगा। आज एरोटेरिया का लेकर आया हूँ टेस्ट 1। अब मैं अगला जो लेकर आऊँगा वो परफेक्शन IAS का लेकर आऊँगा, क्योंकि उसका जो नव प्रयास का जो एक सीरीज़ चल रहा है ना, वो मैं सुन रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा चल रहा है। मतलब उसमें प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके के डाले गए हैं। तो अगला जो मेरा होगा वो परफेक्शन IAS का पहला होगा, जो कल मॉर्निंग में ही अपलोड हो जाएगा 9 से 10 बजे के बीच में। तो आप लोग को यदि ये टेस्ट सीरीज़ का डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। और गुरु दक्षिणा के तौर पे यदि आप देना चाहते हैं तो सिर्फ इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, ताकि ये ज़्यादा लोगों को मिल सके और ज़्यादा लोग इससे लाभ उठा सकें। तो चलिए अंत करते हैं आज के क्लास का। धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए।